तो नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं अपना अगला चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आज ये चैप्टर अपना केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है और बहुत ही आसान सा चैप्टर है और बहुत ही सोखा। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एटम क्या होता है। एटम हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी किया है। एटम क्या होता है, हर एक अपना मैटर है, किससे बना होता है भैया, एटम से बना होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। पर ये जो एटम, ये अपना एटम ही है। अब ये इसके आगे बहुत सारे टाइप हो जाती है। एटम्स क्या बनाते हैं, किससे होता है, किसने दिया है, क्या किया है, सब कुछ हम जान लेते हैं। और इसके लिए हमारे पास सबसे पहले में चैप्टर में दी हुई है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इसके अंदर दो टॉपिक हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ एक और है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो हम पहले लिख लेते हैं। हमने भी आपको बताया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इसके आगे जाके इसके दो टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें दो होते हैं। वो पहला है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लिख देते हैं वो। तो हमको ये पहला अपना जो लॉ है, ये तो हमको इसके नाम से क्लियर हो रहा है। इसके नाम से क्लियर हो रहा है। ये एक लॉ है जो कंजर्वेशन ऑफ मास है। पर जो अपना ये वैसे लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, हम जान लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसके अंदर है क्या, ये इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि मतलब जो मास है वो क्या है। मतलब जो मास है वो कंजर्व्ड क्या होता है और वो सुरक्षित होता है। मतलब जो हर एक चीज का मास है, मतलब किसी भी एटम का मास है वो बिल्कुल हमेशा सही रहता है। और ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमको यहाँ पर कोई भी आप दो केमिकल ले लेना, रिएक्टिव हो जैसे मर्जी हो, कोई भी दो केमिकल ले लेना। अब उन दो केमिकल को कैसे लेना है वो हम आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। ये ले लो भैया कॉनिकल फ्लास्क, ये होती है कॉनिकल फ्लास्क। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब ले लेनी है। उसके अंदर हमको एक केमिकल डाल देना है। क्या डालना है, केमिकल डाल देना है, कोई मर्जी। अब उसके अंदर डालकर उसको थ्रेड से बांध लेना है और यहाँ पे लटका देना है। पर इससे पहले इसके अंदर एक और केमिकल डाल देना, और इसमें डाल दो, कोई भी केमिकल डाल दो। उसके बाद एक थ्रेड से यहाँ पे लटका देना एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब। एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब ले इसमें केमिकल रख दिया। इसका अपन नाम देते हैं एक्स, इस केमिकल का नाम देते हैं वाई। अब यहाँ पर अभी ये लटकेगा नहीं, यहाँ पे कॉर्क लगा देना, लगा देना कॉर्क। और इस बात का जरूर ध्यान रखना, ये जो केमिकल है इस केमिकल के अंदर गिरना नहीं चाहिए। कहना चाहिए गिरना नहीं चाहिए भैया, याद रख लेना बात। अब इसके बाद इसका पूरे का वेट कर देना, इसका वेट कर देना पूरे का ऐसे ही। और इसका वेट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको हिलाना है। अब हिलाने के बाद जो ये केमिकल है ये इसके अंदर मिल जाएगा, इसके अंदर मिल जाएगा और मतलब ये एक्स और वाई दोनों मिल जाएंगे केमिकल। अब उसके बाद ये जो पूरा है अपना ये फ्लास्क, अब इसको अपना वेट करना और आपको क्या मिलेगा कि जो मतलब अपना पहले वाला वेट था और ये वेट था वो बिल्कुल सेम है। इससे हमको पता हो जाता है कि जो है कि मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स है। इसके लिए हमें डाल्टन थ्योरी पाई है, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स व्हिच कांट बी क्रिएटेड और नेदर बी डिस्ट्रॉयड। ये अपनी एक एक्टिविटी हो चुकी है, तो हम एक बार लिख देते हैं इसको इंग्लिश में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that mass can neither be
और neither be destroyed। ये लो भैया, इतना सही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। ये याद कर लेना, आपका 1 या 2 नंबर पक्का हो जाएगा, लाइफ बदल जाएगी आपकी, लाइफ पूरी। अब इसके बाद अपने पास इसका दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये भैया इसे नाम से क्लियर, नाम से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इसके अंदर हमें क्या पता चला, इसका हमने पिछले के अंदर किया है, मास के नादर भी डिस्ट्रॉयड। पर इसके बाद एक और होता है कि जो है उनके जो मास होता है उनकी रेशो दोनों की बराबर होती है। किसके अंदर? एक केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर। जैसे भैया वाटर हो गया, क्या हो गया भैया, वाटर। अब उसकी जो रेशो है आप हमें बताएंगे विद इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स के अंदर आप उसकी रेशो बताइए और कमेंट के अंदर बता दीजिए। हम आपको 10 सेकेंड का वक्त देते हैं। तो आपको अपना जवाब पता होगा, ये बहुत ही आसान सा जवाब था इसका। देखिए 1:8। 1:8, ये है भैया वाटर का फॉर्मूला। अब इसके आगे अमोनियम क्लोराइड, ऐसे बहुत सारे इसके एग्जांपल हो जाते हैं, और ये हमेशा वाटर आपको इसी रेशियो के अंदर मिलेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। बस इतना ही है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये इतना सा ही है। अब इसके बाद अपने को भैया एक डाल्टन होता है, डाल्टन, वो हमको भैया एक थ्योरी दे देता है जिसका पूरा नाम है जॉन डाल्टन। उसकी थ्योरी होती है, जो थ्योरी होती है सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी में दी जाती है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले थ्योरी किसने दी थी, उसका नाम था भैया जॉन डाल्टन। ये नाम याद रख लो, जॉन डाल्टन। उसने भैया हमें थ्योरी दी थी और उसने ही हमको बताया था। इसके 7, 6, 5 और बहुत सारे पोस्टुलेट हैं, इसके अबाउट 7 पोस्टुलेट हैं, हम वो पहले एक बार वो बता देते हैं। पहला अपना भैया ये क्या है, पहला अपने को हमने बताया एटम क्या होता है, वो इसने हमने पहले पोस्टुलेट दिया था। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये पहला अपना पोस्टुलेट हो गया। अब हमने ये नाम कर लिया है, ये टीनी पार्टिकल्स। अब ये जो टीनी पार्टिकल्स हैं, अभी हमने किया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी हम इसके साथ लिखते हैं, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल इस पार्टिसिपेशन इन केमिकल कॉम्बिनेशन। अब ये जिसका दूसरा है, दूसरा इसका पोस्टुलेट क्या भैया, हम आपको बता देते हैं। अब जब हमने ये किया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसके अंदर हमने 2 किए थे। उसके अंदर था एक पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। हमें पूछा जाता है बहुत बार कि डाल्टन में ऐसा कौन सा पोस्टुलेट है जो हमको बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास स्टेट कर देता है, तो इसका हम जवाब लिख देते हैं। Atoms are indivisible particles.
एटम्स आर भैया, एटम बहुत इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, ये हमको पता है। इसके साथ ही हम लिख देते हैं मास ऑफ एटम्स कांट बी क्रिएटेड, कांट बी क्रिएटेड और neither be destroyed। यही है भैया सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इससे ही हमको पता लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। यहाँ पर से हमें प्रूफ हो जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास बिल्कुल सही था जो मैं डाल्टन ने दिया था। हमने क्या दिया, डाल्टन ने भी ये थ्योरी हमको ये देती थी। अब इसके आगे बहुत सारे इसके और ज्यादा पोस्टुलेट्स हैं, एक बार इसके दो ही मेन पोस्टुलेट्स हैं, इसके आगे और हो जाते हैं पोस्टुलेट, पर हम एक बार ये दो ही कर देते हैं। अब हम इसके आगे देख लेते हैं कि उसके आगे क्या है, तो इतना रेस कर देते हैं। अब हमने ये इतना कर लिया डाल्टन थ्योरी तक। अब इसके बाद हमसे पूछ लिया जाता है व्हाट आर एटम्स, व्हाट आर एटम्स। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स और एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ मैटर। एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए मैटर बोल लो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर बोल लो, कुछ मर्जी बोल लो, एटम छोटा पार्टिकल है। पर अब इसके आगे जाके, पर हमें डाल्टन ने बोला था कि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, पर उसका ये पोस्टुलेट बिल्कुल गलत हो गया था। इसके आगे जाके हमें बताया लगता है कि एटम्स के अंदर तीन चीजें और हो जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब इसके बाद पहले साइंटिस्ट को पता नहीं था कि न्यूट्रॉन भी होता है, उन्हें सिर्फ लगता था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही है। पर ये हम अगले जगह चैप्टर के अंदर करेंगे, चैप्टर 4 के अंदर। पर हम एक बार सीधा कल एटम्स को ही जान लेते हैं, कल एटम को जान लेते हैं। हम लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन। इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, एटम इंडिविजुअल पार्टिकल्स हो गए, और क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है, वो भी लिख देते हैं यार। बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ये हमारा अपना बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ हो गया एटम्स। और एटम्स क्या है, एटम इज अ वेरी टीनी पार्टिकल, ये भी हम लिख देते हैं। अब हमें अपना इतना पता लग गया वो टीनी पार्टिकल्स होते हैं। वो टीनी पार्टिकल्स भैया छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे हैं। अभी पूरा ब्लैक बॉडी भैया एटम से बना हुआ है। अब नहीं जावे जितना भी सामान है वो एटम से बना हुआ है, इसको एक हमको छोड़ के। हम तो भैया सेल से बने हैं, हम तो किसी ने भैया सेल से। पर अब अपना ये जो आ गया है एटम, अब ये कितने बड़े हो सकते हैं, ये कितने बड़े होते भैया। अब जो इनका साइज होता है वो किसमें नापा जाता है, नैनोमीटर के अंदर। किसमें नापा जाता है, नैनोमीटर में। और हम इसको ऐसे एनएम लिख देते हैं, नैनोमीटर। बस इतना सा हम इसको कर देते हैं। और ये जो मीटर्स के अंदर जब हम इसे नापते हैं तो 10 की पावर -9 हो जाती है, 10 की पावर -9 मीटर। ये भी इसके भैया बिल्कुल इक्वल है, नैनोमीटर और ये बिल्कुल बिल्कुल ही इक्वल है। पर अब इसके आगे हमें जो डाल्टन है वो सजेस्टेड करता है कि जो है कि ये जो इनका एटम है उनके नाम भी हमें मिल जाते हैं। पर उसके बाद ये जो है एटम के मतलब क्या बनाए जाते हैं, जो है मतलब शेप बना दी जाती है इनकी, मतलब सिंबल की तरह ये रिप्रेजेंट होंगे। इसकी तरह सिंबल की तरह। तो हमें सबसे पहला एक सिंबल दे दिया था, वो भैया हमें डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने बोला कि हमें सिंबल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज कर लेंगे। हम सिंबल यूज करेंगे भैया, सिंबल यूज करेंगे। सिंबल यूज करेंगे तो हाइड्रोजन का तो भैया ऐसे होता है, एक गोल चकोर बना देना अंदर, बस इतना सा कर देना, ये भैया हाइड्रोजन हो गया, हो गया हाइड्रोजन।
ये भैया हाइड्रोजन हो गया, वह कार्बन अगला। अब इसका भैया कार्बन आ गया। अब कार्बन कैसे बनाएंगे? कार्बन भी गोल चकोर कर देना और उसके अंदर शेड कर देना, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया। अब हम ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या है, सीधा गोल चकोर मार देना, दो सोखा है, ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये हमें इतना पता लग गया कि ये जो डाल्टन ने हमें ये सारे ऐसे सिंबल्स दे दिए। पर अब उसके बाद एक जो साइंटिस्ट थोर होता है, उसका नाम होता है बर्जीलियस। क्या होता है? बर्जीलियस। हम वो भी अभी लिख देंगे, बर्जीलियस। अब वो हमें सजेस्ट करता है कि जो एटम्स होते हैं, हम उनको ये सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत वक्त खराब होगा। तो इसलिए उसने थोड़ा कि हम इसकी शॉर्ट फॉर्म बना देंगे। जैसे ऑक्सीजन को हम क्या लिख देते हैं? O2 लिख देते हैं, कार्बन को C लिख देते हैं, हाइड्रोजन को H लिख देते हैं। ये अभी इनके हो गए। अभी किसने दिए हुए? वर्जीलियस ने। किसने दिए थे सिंबल्स? वर्जीलियस ने। वर्जीलियस साइंटिस्ट होता है एक, वो हमको दे देता है कि ये जो सारे हमें इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसके बाद आगे जाके है कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि जिसका नाम है वो कहाँ से लिया गया है। मतलब अब जैसे जो कॉपर होता है, क्या होता है कॉपर, अब वो नाम कहाँ से लिया गया है? वो नाम उसके लैटिन वर्ड से लिया गया है, साइप्रस। लैटिन वर्ड से नहीं लिया, वो बाकी अलग नाम है, वो लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। पर जहाँ पे ये जो अपना कॉपर है फाइंड किया गया था, वहाँ पे उस जगह का नाम साइप्रस था, इसलिए हम साइप्रस नाम लिख देते हैं। पर इतना बार इरेज कर देते हैं। अब हमें कॉटन नहीं, कॉपर, कॉपर कहाँ से मिलता है? कॉटन तो भैया खेत में उगती है, जिसे क्या कहते हैं, नरमा कहते हैं। कॉपर कहाँ से नाम लिया गया? साइप्रस। साइप्रस से नाम लिया है। कॉटन भैया हो गया, नहीं कॉपर हो गया। पता नहीं नाम कॉटन कॉटन क्यों आ रहा है, पता नहीं। अब इसके आगे आगे अपना एक हो आ जाता है, उसको हम जैसे मतलब Na किसका सिंबल है? Na किसका सिंबल है? आप हमें 10 सेकंड में बताइए, Na किसका सिंबल है? Na किसका सिंबल है? 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए कमेंट के अंदर। 10 सेकंड आपका, सिर्फ 10 सेकंड है। अब Na नाम आ जाता है भैया किसका? सोडियम, 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 सोडियम। और ये नाम कहाँ से लिया गया है? ये भैया लिया गया है नाइट्रियम से। किससे? नाइट्रियम से। नाइट्रियम नाम से लिया गया है। अब अगला आ जाता है भैया हमारा के का मतलब होता है पोटाशियम। के का मतलब क्या होता है? पोटाशियम, पोटाशियम। अभी जो के नाम है कहाँ से लिया गया भैया? इसके लैटिन वर्ड जिसका नाम है कैलियम, जिसका नाम भैया आगे कैलियम आ गया। अब अपने पास आ जाता है आयरन। आयरन इसको हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? Fe से। और यही दूसरा और हमेशा छोटा होता है, इस बात का ध्यान रख लेना। हर एक जो अपना है उसका छोटा ही होता है एटम का। पर यह बात कईयों को पता नहीं होती कि छोटा ही क्यों लिखते हैं। यही होता है भैया Fe। अब कई जने सोचते हैं कि आयरन का Fe क्यों होता है, IR क्यों नहीं होता? ऐसे नहीं होता, ये जहां से लिया गया उसका नाम फीरम था, एफीरम, बस वहीं से ले लिया। बस यही है, इतने थे हमको इनाम दिए गए थे। पर अभी फिलहाल ये जो नाम है तो पहले के जमाने में हो गए। अब जो एटम होते हैं उनका नाम कौन देगा? जो अब एटम फाइंड हो जाएंगे अब उनका नाम कौन देगा? ये सोचते रह गए, आप सोचते रह जाओगे। पर हम इसका आंसर दे दें IUPAC। क्या? IUPAC। अरे भैया IUPAC क्या है? अब ये IUPAC क्या है? अब IUPAC जो है अपनी एक इंटरनेशनल यूनियन है। क्या? एक इंटरनेशनल यूनियन है ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन, भैया ये यूनियन होता है, यहाँ से यूनिवर्सिटी मत लिखाना,
यूनिवर्सिटी में लिखना यूनियन होता है, यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब यही है भैया IUPAC, यही हमें जो मॉडर्न डे है, ये सारे जो अपना है, ये कोई भी केमिकल या फिर एटम का नाम आजकल IUPAC ही फाइंड करती है। कौन फाइंड करती है भैया? IUPAC। अब उसके आगे क्या? अब इसके आगे क्या होगा? आगे आ जाएगा भैया एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आ गया। ये भैया एटॉमिक मास है, ये सबसे ज्यादा रिमार्केबल कॉन्सेप्ट है। डाल्टन की जो थ्योरी है उसका ये सबसे ज्यादा मार्केबल कॉन्सेप्ट है। क्या? एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक मास हम कैसे फाइंड करेंगे? तब उसके लिए शुरुआती के अंदर जो मतलब साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए कोई भी जो एटम है उसका 1/16 मास इक्वल लिख लिया था। मतलब क्या? कैसे उन्होंने कोशिश किया, मतलब जो अपना यू है, मतलब आप एटॉमिक इसका मास फाइंड कर वो यू लिख देते हैं, क्यों लिख देते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास। पर इससे पहले क्या होता था? AMU होता था। AMU जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ये होता है AMU और U। अब ये पहले हम ये यूज नहीं करते थे, इनके सीधा मल्टीप्लाई कर देते, 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, जिससे हमें पता लग जाता था कि मतलब उसका मास क्या है। पर उसके बाद अब अभी पूछोगे कल्ले ही ऑक्सीजन क्यों लिया गया? हम कार्बन भी ले सकते थे, हाइड्रोजन भी ले सकते थे, पर हम कल्ले ऑक्सीजन क्यों ही लिया? हमने ऑक्सीजन भैया इसलिए लिया क्योंकि जो अपना ऑक्सीजन होता है, ये जो नेचुरल अकरिंग ऑक्सीजन है, और अब ये सबसे ज्यादा जो एटम्स हैं उनके साथ ये रिएक्ट किया गया है ऑक्सीजन, इसी कारण हमने ऑक्सीजन ले लिया, 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन। पर उसके बाद 1961 के अंदर जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट है उसके लिए भैया हमने कार्बन 12 आइसोटोप चूजन किया गया। कौन सा भैया? कार्बन 12 आइसोटोप। इन 1961 के अंदर कार्बन 12 आइसोटोप चूज कर दिया गया। 12 आइसोटोप। अरे ये आइसोटोप क्या होता है? अब इसके बारे में हम बात करेंगे अगले चैप्टर के अंदर। एक बार हमें थर्ड चैप्टर के अंदर नहीं बताया गया है। अब उसके बाद अपना जो अगला है, मतलब जो बाकी है, जो तो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट है, वो भी इसके द्वारा ही फाइंड किए गए हैं। कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 इसलिए 1/12 मास ऑफ कार्बन इसके द्वारा लिया गया है। अपने जो सारे एटॉमिक के मास यूनिट हैं या तो इससे फाइंड हुए हैं या ऑक्सीजन से या फिर और कोई एटम से भी हो सकते हैं। अब इतना ही है एटॉमिक मास के अंदर। अब उसके अगला टॉपिक अपना क्या आ गया भैया? अब हमने एटम के बारे में तो जान लिया अपना भैया, ये टॉपिक रह गया मॉलिक्यूल रह गया। अपने एटम के बारे में तो ये जान लिया है। अब अपना क्या टॉपिक रह गया? मॉलिक्यूल रह गया अपना, सिर्फ और सिर्फ अब एक मॉलिक्यूल रह गया। अब उसके आगे जाके हम बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूल। अब भैया अब तुम्हें आप बोलोगे कि हम मॉलिक्यूल हिंदी में बता दो, नहीं तो मैं इंग्लिश में बहुत बड़ी लाइन लिख सकता हूँ। अ मॉलिक्यूल इज अ जनरल ग्रुप ऑफ टू और मोर केमिकल बॉन्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स और इन अ सिंपल लैंग्वेज और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और दैट इज सेटली हेड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स। ये तो हो गया भैया इंग्लिश के अंदर। अब हम हिंदी में बता देते हैं। अब इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या कहना चाहता है? मॉलिक्यूल वो जो होते हैं जब एटम्स टुगेदर कंबाइन कर देते हैं, एटम्स कंबाइन कर देते हैं टुगेदर और टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब वो जो
बहुत ज़्यादा कसकर ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा वो दोनों बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं, इस तरह कनेक्ट हो जाते हैं। पर इसके बाद भैया आप पूछोगे मुझसे यार एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं, ये एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं, क्या अपने आप एग्जिस्ट कर लेते हैं या फिर ये कोई चीज़ बनाते हैं? जैसे सेल अपना पहले और टिश्यू बनाता है, फिर ऑर्गन्स बनाता है, उसके बाद अपनी पूरी बॉडी बनाता है, ऑर्गेनिज्म बनाता है, उसके द्वारा अपना सेल एग्जिस्ट कर देता है। पर ये भैया एटम कैसे एग्जिस्ट करेगा? एटम, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट? हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट? अब हमने मॉलिक्यूल कर लिया भैया, अब बोला मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जरूर होगा। हाँ बिल्कुल सही सोच लिया आपने, मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल आएगा भैया। एटम्स एग्जिस्ट और एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब जो अपना एटम्स है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। एटम्स आयंस बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। एटम्स क्या बना लेते हैं? आयंस और मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, जिनके द्वारा वो एग्जिस्ट कर लेते हैं। किनके द्वारा? आयंस और मॉलिक्यूल्स। याद कर लो, याद। एटम्स इन द फॉर्म ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। एटम से फॉर्म कर देते हैं आयंस और मॉलिक्यूल, जिनके द्वारा वो अपने आप को एग्जिस्ट कर पाते हैं। इनके द्वारा ही जो अपना ये एटम है वो एग्जिस्ट हो लेता है। अब इसके बाद अपने मॉलिक्यूल के दो टाइप आ जाते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, वो भी कर लेते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, अपना जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स है, ये जो मॉलिक्यूल है वो एटम्स एग्जिस्ट करते हैं और जो सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं। और जो कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट वो क्या होती है? वैलेंसी होती है। क्या होती है? वैलेंसी, जो हम राइटिंग केमिकल फॉर्मूला के अंदर अब आगे इस्तेमाल करेंगे। पर पहले हम जान लेते हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। जो अपने जो सेम टाइप के एटम्स हो जाते हैं वो कंबाइन कर देते हैं। अब जैसे O2 हो गया, इसे हम क्या कहते हैं? और डायटोमिक है। डायटोमिक क्यों है? ये डायटोमिक इसलिए क्योंकि इसमें दो एटम है। और इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कहते हैं। और ये अपने पास ऑक्सीजन तीन हो तो हम इसको क्या कह देते हैं? ऑक्साइड कह देते हैं। अब ऐसे ही जब 3 4 4 ऐसे आगे के बढ़ते रहते हैं, उन्हें पॉलीटॉमिक, मोनोटॉमिक ऐसे कर करके ये होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब ये जो अपना है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, वो क्या होते हैं उनके बारे में बात कर देते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, अब जब अपना कंपाउंड होता है वो अलग अलग आइटम से बना होता है। जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो सेम टाइप के एलिमेंट से बना होता है, किसी का सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से बना होता है। और कंपाउंड है वो डिफरेंट एलिमेंट से बना होता है। अब जैसे हमने आपको बताया थे जो वाटर है वो हमेशा 1:8 के अंदर ही होता है। और वो किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, वही होता है भैया मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अमोनियम क्लोराइड, ऐसे बहुत सारे हैं भैया टॉपिक है, इसके आपको सारे याद कर लेना। पर हम आपको वाटर के एग्जाम्पल देंगे, वाटर ही तो भैया वाटर के अंदर तो जिंदा रह सकते हैं। ये होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। अब इसके आगे क्या है? अब हमने आपको अभी बताया था कि एटम्स कैसे एग्जिस्ट होते हैं। एटम्स इन द फॉर्म ऑफ आयंस, इसी फॉर्म से आयंस की फॉर्म में। अभी आयन, अरे आयन क्या है? आयन, अभी आयन क्या है? आयन क्या है भैया? आयन क्या है? और जो अपना ये कंपाउंड होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल से बने होते हैं वो एक चार्ज कंटेन करते हैं। एटम्स हम लिख देते हैं, कंपाउंड्स
कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन ए चार्ज। अब जो अपने कंपाउंड है वो कंपोज किए होते हैं, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है वो एक चार्ज कंटेन करते हैं और उसके भैया हम आयन कह देते हैं। तो क्या कहते हैं? आयन दैट कंटेन अ चार्ज। दीज चार्ज्ड स्पाइसेस आर नॉन एज आयन। यही है भैया आयन की डेफिनेशन। इतनी सी डेफिनेशन याद कर लेना, आपकी लाइफ बदल जाएगी भाई। अब इसके आगे आयन के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं कटायन और एक अनायन। यदि कटायन और अनायन वो हम याद कर लेते हैं। इसकी एक है आयन, क्या है? कटायन, कटायन, और एक होता है अनायन। क्या है? अब मैंने तो भैया इसको एक ही चीज से याद किया हुआ है कि मैं इसे कैसे याद करूं। ये भैया मुझे याद नहीं होते थे, ये याद नहीं होते, ये सच्ची बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं होते कौन सा कटायन और कौन सा नायन है। तो उसके लिए भैया मैंने एक ट्रिक इस्तेमाल किया, वो ट्रिक आप भी इस्तेमाल कर लेना। अब इसकी शुरुआती में आता है कैट। क्या जाता है? कैट आ जाता है। कैट को आप काट सकते हैं भैया, कैट को माइनस कर सकते हैं क्या? वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बड़े होकर और बिल्ला बिल्ला बन जाएगी, कैट बिल्ली बन जाएगी। उसी के कारण वो प्लस के अंदर होगी और अनायन हमेशा माइनस के अंदर। ये प्लस और ये माइनस, यही है आयन और कटायन। कटायन और अनायन, बस इतना ही है इन दोनों के अंदर, कटायन और अनायन के अंदर। अब इसके आगे क्या आ गया? राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाई। अब हम ये राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाई ये कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले एक चीज जान लेते हैं। द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, जो होता है कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट और कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज नोन एज वैलेंसी। क्या भैया? वैलेंसी। अब सबसे पहले भैया हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी the combining power of an element और कैपेसिटी हम लिख सकते हैं, कैपेसिटी लिख सकते हैं ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज वैलेंसी। अब ये इतनी ही है अपनी वैलेंसी की डेफिनेशन। वैलेंसी के साथ हम ये फाइंड कर पाते हैं राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाई, हम इसे क्रिस क्रॉस कर देते हैं। तो इसके लिए भैया हम एक सबसे पहले एक छोटी सी नन्ही सी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमारा जो है, हम ह्यूमन है, हमारे ह्यूमन के कितने हाथ होते हैं? 2 हाथ होते हैं। कितना? दोनों। हम इसे एच लिख रहे हैं, एच। उन्हें कितने हैं? 2 हाथ है। और जब ना ये ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस, अब वो उसके कितने हाथ है? 8 हाथ मान लो, 8। चलो ऑक्टोपस के 8 हाथ मान लो, तो अब हमें इसका 8 हाथ हैं, 8 हाथ होते हैं। तो हम ये मान लेते हैं। अब इसके आगे क्या हम कर सकते हैं? अब इसके हमें वैलेंसी, ये जो रहती है केमिकल फॉर्मूलाई फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों को क्रॉस कर देंगे। कैसे? एच यहाँ पे है तो नीचे लिख देते हैं, और ये जो ओ है इसको 8। अब मान लो हाथ भी प्लस में होते हैं और ये हाथ भी प्लस में होते हैं, क्रिस क्रॉस कर देंगे। अब क्रिस क्रॉस कर देंगे। अब हम यहाँ पे 2 और 8 को काट सकते हैं। ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 4 जा 8। ठीक है, अब इसे हम क्या लिखेंगे? अब इसका 4H4 2 H4O, ये हो गया भैया इसका अपना, ये जो अपने वैलेंसी के द्वारा हमने फाइंड कर दिया राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाई। यही है भैया अपने एक छोटी सी एग्जांपल। अब उसके बाद आता है कि इनके रूल्स क्या हैं।
ये जो अपना केमिकल फॉर्मूला ही है, अब इनके रूल्स क्या है। अब इनके भैया 3 रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं, वो भैया रूल्स हम याद कर लेते हैं। अब जो अपने ये रूल है वो रूल क्या होते हैं, ये जो अपने रूल है, अब ये रूल क्या है, वो रूल पहला जो वैलेंसीज ऑन द चार्ज ऑफ एन आयन मस्ट बी बैलेंस। वैलेंसीज द चार्ज ऑफ एन आयन मस्ट बी बैलेंस्ड, मस्ट बी बैलेंस्ड। मतलब जो अपना ये वैलेंसीज है वो हमेशा बैलेंस करनी चाहिए। ये अपना पहला रूल है, याद कर दो। ये 3 रूल्स हर बार एग्जाम के अंदर आते हैं, हर बार एग्जाम के अंदर आएंगे 3 रूल, याद कर लेना। दूसरे रूल की बात कर लेते हैं। कंपाउंड composed of metals and non-metals। अब इसके अंदर जो अपने कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, अब जो उसके अंदर है, जब ना मेटल्स है वो ही हमेशा पहले लिखा जाएगा। जो अपना मेटल है वो ही हमेशा पहले बार लिखा जाएगा। Compound composed of metals and non-metals, metal is always written first, metal is always be written first। अब अपना ये जो है कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, जो अपने पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, जो 3 या 4 से ज्यादा आयंस कंटेन्स कर लेते हैं, उनको भैया हम उसके अंदर पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। अब वो जो पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं, कंपाउंड कंपोज्ड विद पॉलीएटॉमिक आयन। अब इसके अंदर जो है वो कैसे लिखेंगे, जो पॉलीएटॉमिक आयन है उसकी वजह एटॉमिक ज्यादा होती है और वैसे भी वो ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे हम इसकी एक एग्जांपल लेकर इसको हम कर देते हैं। अब ये जो अपना MgOH, अब इसके अंदर ये 2 है ये हमेशा बार लिखा जाएगा। ये जो अपना ये जो 2 होता है ये हमेशा बार लिखा जाएगा। क्यों? ये जो अपना 2 है ये हमेशा बार क्यों लिखा जाएगा, इसके हम जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो OH है वो ज्यादा के अंदर होते हैं। किसके अंदर? ज्यादा मात्रा के अंदर होते हैं। अब ये जो अपना ये OH है, अब इसके अंदर मतलब ये ज्यादा मात्रा के अंदर है, तो अब यहाँ पर मतलब ब्रैकेट नहीं है, इसके कोई नंबर नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, मतलब वो ये सब नहीं लिखेंगे एक बार यहाँ पे। उन्होंने जैसे SU4 होता है, अब हम उसके SU4 लिखते हैं। क्या? SU4 यानी सल्फर, हम SU4 लिख देते हैं यहाँ पे। पर अब इसके बाद मान लो हमें इसकी कोई भी एटॉमिसिटी लिखनी है तो हम उसके आप ऐसे ब्रैकेट में डाल के हमें 2 लिख देंगे। मान लो 3 है 3 लिख देंगे, ऐसे करके लिखेंगे। ये ब्रैकेट को सीधा से नहीं लिख सकते। ये है भैया इसके रूल, ये 3 रूल हो गए भैया, इसके 3 रूल हो गए। अब हम इतना ही रेस कर देते हैं और इसके आगे करते हैं। अब ये जो कंपाउंड्स है इसके आगे हमें इसके भी एग्जांपल दी हुई है। अब वो एग्जांपल आपको खुद करनी है। हमने एक बार आपको भी इसकी एग्जांपल एक दो समझा दी है। अब उसके लिए आपको सबसे पहले इसकी वैलेंसीज याद करनी पड़ेगी, जो याद करना बहुत ही जरूरी है। अब पहले 20 या 30 की याद कर लेना, आपको उतने ही बार बहुत होगी वैलेंसीज। अब उसके बाद अपना आ जाता है मॉलिक्यूलर मास, और इसके साथ के अंदर भैया हमें से मोल कंसेप्ट दिया हुआ है। पर इस बार CBSE ने मोल कंसेप्ट हमारे सिलेबस है उसके अंदर से डिलीट कर दिया है। मोल कंसेप्ट हमारे इस बार
नहीं है। अब ये जो मॉलिक्यूलर मास है, अब इसके अंदर क्या होता है मॉलिक्यूलर मास के अंदर, अब ये जो मॉलिक्यूलर मास होता है इसके पीछे, जैसे अब ये ऑक्सीजन होती है उसका 1U एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखे थे वाटर के अंदर, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है भैया, अभी आप होता है 1U हो गया हाइड्रोजन का। और अब एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भैया 16U। अब ये 16U हो गया। अब इसके अंदर हम आगे इतना हमें बता दिया, अब मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे। अब उसके लिए हमको ये पता है 1:8 के अंदर होते हैं और इनका सिंपल एक फॉर्मूला होता है जो होता है H2O। अब हमें यहाँ पे पता है एटॉमिक मास ऑफ H क्या है 1U है, तो हम और ऑक्सीजन का 16U है, तो हम ये रेशियो के अंदर कैसे 1:8 के अंदर होते हैं, ऐसे होते हैं H2 ये 2 बार है तो लिख देते हैं H मतलब 1U इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का एक ही बार है O यानी 16U इंटू 1, ये इस तरह, और ये 2U हो जाएगा 16U और 18U, इसका पूरा मास आ गया। यही है भैया मॉलिक्यूलर मास। बस और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब इसके बाद हम चैप्टर 4 में मिलेंगे।